नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन आपके सामने हाजिर है। आज की जो करंट स्टोरीज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के ऊपर में। मेक इन इंडिया को बूस्ट करने वाला कॉन्सेप्ट, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। सेकंड, फिर साल का आखिरी महीना है, आज लास्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं इस साल के अंदर में, फिर इस साल को हम अलविदा कह देंगे। जाते जाते भारत के कुछ एनर्जी इनिशिएटिव्स जो अब तक किए गए हैं उस पर एक नज़र डाल देंगे। एग्जाम के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। थर्ड, टेक बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, इंडिया एंड यूएस के बीच में हुआ है कुछ करार, उस करार को भी समझेंगे। फोर्थ, फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, इन सब से रिलेटेड, और उसमें आता है संकल्प स्मारक। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में था, इसको देखेंगे। फिफ्थ, हम बात करेंगे पैका रिबेलियन 1817 का। वैसे 1857 का जो विद्रोह है उसे भारत की तरफ से पहला विद्रोह कहा जाता है मूल रूप से, लेकिन 1817 के पैका रिबेलियन को नहीं कहते। क्यों नहीं कहते वो हम जानेंगे थोड़ी देर में बस। एंड सिक्स्थ, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये जो छठा है ये मैं आपके लिए एक रिवीजन के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी से इस बार सवाल पक्का पूछा जाएगा, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी, कैबिनेट कमेटी से सवाल पूछे जाएंगे। तो कमिटीज़ को जो है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी के लिए या तो डीडी बसु या फिर लक्ष्मीकांत वगैरह, उससे आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ब्रीफ जो डिस्कशन हम लोग यहाँ भी कर लेंगे। एंड देन एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। तो इस सेशन में दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं टॉपिक वाइज एंड अलॉन्ग विद द 5 एमसीक्यूज। तो चलिए, साल का जो हमारा आखिरी सेशन है, इस सेशन में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। सबसे पहली स्टोरी और कुल मिला के 775वीं स्टोरी, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। अब है क्या कि एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है, सब सिस्टम से रिलेटेड, असेंबलीज से रिलेटेड, सब असेंबलीज से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड, ये सारी जो है लिस्ट नोटिफाई की गई हैं किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अंडर द एगीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पूरा मेन मकसद क्या है? टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड मिनिमाइज इंपोर्ट्स बाय डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्लियर है आपको कि ये लिस्ट वगैरह क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। इससे हमारा इंपोर्ट भी जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। अब इस लिस्ट में कुल मिलाकर 2500 इंपोर्टेड आइटम्स हैं, जिसमें से ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं? इंडिजनाइज हो चुके हैं। इसमें 351 जो है वो अभी भी पेंडिंग है, जिन्हें बोला जा रहा है कि अगले 3 साल में हम उन्हें इंडिजनाइज कर देंगे। This Atmanirbhar initiative will save the foreign exchange approximately rupees 3000 crore every year. तो इतना पैसा हमारा बचेगा बचेगा फॉरेक्स में। They will only be procured from Indian industry after the timelines indicated in the list. तो आप अभी तक तो समझ चुकी होंगे कि इसमें है क्या बेसिकली, कि क्या क्या हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के उसमें जो है हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, राइट? द पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। तो जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है वो क्या है? ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत। For a product to be considered as an indigenous system, items on the positive indigenization list must not only use technologies designed and developed by the Indian defense industry or the DRDO, but also meet the specified requirement of sourcing indigenous content of 50%। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने बना दिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे इंडिजिनियसली, आपको जो भी आप इंपोर्ट कर रहे थे उसके टक्कर का ही बनाना पड़ेगा, राइट? तो इसमें ये सारी बातें कही गई है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, जिसमें है कितने इंपोर्टेड आइटम्स? 1000। चलिए अगली स्टोरी पे बात करते हैं, दैट इज एनर्जी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। भारत में अभी मतलब हाल फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग 40% जो हमारे टारगेट है, एनर्जी टारगेट से 2022 तक के, फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाले, वो कवर अप कर लिए गए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो लगे हाँ तो हम कुछ कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। दैट इज पीएम कुसुम। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू सपोर्ट इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स इन द रूरल एरियाज एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द ग्रिड इन ग्रिड कनेक्टेड एरियाज, राइट? तो ये था पीएम कुसुम। बिल्कुल ब्रीफ में हम डिस्कशन करेंगे किसने लॉन्च किया और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस एरियाज के लिए डोमिनेट करेगा। सेकेंड वन इज पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम।
इसके तहत नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, जिनका आउटले कितना रखा गया, 4500 करोड़ रुपए का, टू सपोर्ट एंड प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स including the upstage vertical components like cells, wafers, ingots, and polysilicon in India, and thus reduce the import dependence in solar photo sector. राइट, तो यहाँ भी जो मुख्य एम था वो क्या था कि हमें अपना जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है सोलर पीवी सेक्टर में वो रिड्यूस करना था। दैट्स वाई हम ये पीएलआई के तहत ये स्कीम लेके आए, कौन सा, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। Third one is the solar park to facilitate large scale grid connected solar power projects. A scheme for development of solar parks and ultra mega solar power projects is under implementation with the target capacity of 40 gigawatt capacity by March 2022। तो ये वो टारगेट है सोलर पार्क के तहत। क्लियर है। इसमें जो हम बात करेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में, यानी जो एनर्जी इनिशिएटिव्स में, माफ कीजिएगा, एनर्जी इनिशिएटिव्स में हम सिर्फ बात करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। राइट, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसमें आपका सोलर आ गया, विंड आ गया, जियोथर्मल आ गया। राइट, नेक्स्ट इज रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम। इट प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 4 गीगावाट ऑफ सोलर रूफ टॉप कैपेसिटी of a residential sector, and there is a provision to incentivize the power distribution companies for incremental achievement this year. So this is the rooftop solar program। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस साल जो सबसे बड़ा धमाका हुआ था वो एनएचएम में हुआ था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। धमाका इन द सेंस कि सरकार बहुत ही बिग बैंग तरीके से इसे लेके आई। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड स्टेटेड द गोल टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा, हमने बहुत बार अपने पीआईबी के सेशन में इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विद द ग्लोबल मैंडेट टू कैटलाइज सोलर ग्रोथ बाय हेल्पिंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा टेम्पलेट ये आप जो है यूज कर सकते हैं दूसरे एनर्जी सेक्टर के लिए भी। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज बिकम द 101 यानी 101वां मेंबर बना कंट्री टू ज्वाइन द ISA। राइट, ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग बताइए मुझे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहीं भारत में तो नहीं है। राइट, सो दीज आर द एनर्जी इनिशिएटिव्स इन द इंडिया फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। राइट, और ये आप देख सकते हैं फैक्ट शीट, हाउ रिन्यूएबल एनर्जी शेप्स अस। तो बहुत अच्छा चार्ट है, डाउन टू अर्थ की वेबसाइट से उठा के मैं आपके लिए इसको लेके आया हूँ। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा बैकडेटेड है, मतलब 2019-20 तक के ही इसमें आंकड़े हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्शंस भी हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। अगली स्टोरी पे बात करते हैं, दैट इज टेक बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। तो भारत और यूएस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इनोवेशंस फॉर नेट जीरो। तो नेट जीरो की तरफ दोनों देश अब कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, भारत और अमेरिका। नेट जीरो किससे संबंधित है, टू टैकल क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी चैलेंजेस। It is a program to support India-US S&T Science and Technology GS Paper 3 based entrepreneurial initiatives that address the development and implementation of next generation clean and renewable energy, energy storage and carbon sequestration। तो इन सब में रिन्यूएबल एनर्जी हो या एनर्जी स्टोरेज हो या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी हो, सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, राइट, इन सभी पहलुओं पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा काम ना जो है बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाली। द न्यू प्रोग्राम अलाइंस विद द गोल्स ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एंड विल एडमिनिस्टर्ड बाय द बाय नेशनल इंडो US साइंस फोरम। साथ ही साथ इसमें एक एंडाउमेंट फंड भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ लगे हाथों। ये वो फंड है जो इसके पीछे पूरा काम कर, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडाउमेंट फंड। It will identify and support technology showstoppers or promising joint India-US S&T based entrepreneurial initiatives in this area। अब भारत और अमेरिका के हम संबंधों की अगर हम बात करें तो बहुत सही रहे हैं पिछले कुछ सालों में। राइट, एक एक करके देख लेते हैं, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज आप देख लीजिए, जो नेवीज होती हैं ऑफ द क्वाड नेशंस, जिसमें इंडिया भी है, US भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। फिर अलुआव है। अलुआव का मतलब क्या है, अलुआव का मतलब है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो भारत और US ने अभी हाल फिलहाल एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट इसको लेके साइन किया था ड्रोन सिस्टम में, दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। उसके बाद निसार आप समझते होंगे, नासा प्लस इसरो, कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है निसार, नासा प्लस इसरो कोलैबोरेट हो रहे हैं ऑन डेवलपिंग एन स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल जिसे SUV कहते हैं, साइज सैटेलाइट कॉल्ड निसार,
which will detect movements of the planet's surface as small as 0.4 inches over areas about half the size of a tennis court. अब रोड हेड की अगर हम बात करें कि ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, फोकस क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए कि हम स्ट्रैटेजीज बनाएं और इनिशिएटिव्स लें, उन स्ट्रैटेजीज को हम इनिशिएटिव्स में तब्दील करें जिससे हमें एक क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस मिल सके। और वो क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन हमें टेम्पररी नहीं चाहिए, हमें छोटा मोटा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वो हमें स्केलेबल चाहिए जिसे हम फैला सकें, परमानेंट रहे, स्मार्ट एनर्जी यूज हम उसमें यूज कर सकें, टेक्नोलॉजी का तड़का उसमें मिक्स कर सकें, ये सारी चीज़ें हम कर पाए और जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम टैकल कर पाए बाय यूजिंग जीरो। क्लियर? तो ये रोड अहेड था, टेक बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी आप कह सकते हैं, दैट इज संकल्प स्मारक। In order to preserve this important event in history, a Sankalp Smarak was dedicated to the nation by Lieutenant General Ajay Singh, Commander-in-Chief Andaman and Nicobar Command, exactly 78 years after Netaji's arrival on 29 December 20। 29 दिसंबर 2021 में कुल मिला के 78 साल के बाद उन्होंने इस स्मारक को, संकल्प स्मारक को डेडिकेट किया है। किसको? नेताजी को डेडिकेट किया है। The Smarak is a tribute not only to resolve of the soldiers of the Indian National Army but also remind us of the values enshrined by Netaji himself। और इनमें नाम क्या दिया गया है? निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। निष्ठा मतलब कमिटमेंट, कर्तव्य मतलब ड्यूटी, बलिदान मतलब सेक्रीफाइस। तो ये मोटो एक तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हैं। दैट कंटिन्यू टू अंडरस्कोर द इथोस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ऑन 30th December 1943 a national flag was hoisted for the first time on Indian soil at Port Blair। तो 30 दिसंबर 1943 को ये हुआ था। 29 दिसंबर 1943 को नेताजी, ये जगह इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नेताजी जो ब्रिटिश सर्विलेंस से बच के निकले थे कोलकाता से 16 जनवरी 1941 के, और उसके 3 साल के बाद वो यहाँ पर जो आए 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर पे, और फिर अगले ही दिन यानी 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पर पहली बार झंडा फहराया गया। Netaji's visit to the island as the head of the provisional government of Azad Hind and supreme commander of the Indian National Army marked a symbolic fulfillment of his promise that the Indian National Army would stand on Indian soil by the end of 1940। राइट, तो संकल्प स्मारक आप ध्यान रखिएगा किनको डेडिकेट किया गया है? नेताजी को डेडिकेट किया गया है। मोटो क्या है? निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं पैकर रिबेलियन के ऊपर में। 1817 का ये रिबेलियन था, कहाँ से था? उड़ीसा से था। इसे पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें क्या था, इसको दबा दिया गया था और ये कुछ ऐसे आज़ादी के लिए नहीं था, समझ रहे हैं, एक पूरे देश की आज़ादी के लिए ये नहीं था। लेकिन हाँ, जो एक विद्रोह की जो एक आंच भड़की थी वो यहाँ से ज़रूर, उसमें इसका योगदान आप ज़रूर जो है मान सकते हैं। राइट, अभी हाल फिलहाल क्लास 8 NCERT की बुक में इनको थोड़ी सी जगह मिली है और इनकी केस स्टडी भी उसमें आई है। थोड़ा सा हम इनका इतिहास जान लेते हैं। रिक्रूटेड सिंस द 16th century by kings in Odisha from a variety of social groups to render martial services in return for rent-free land and titles, they were the traditional land-owning मिलिशिया ऑफ ओडिशा। तो जो पैका लोग थे ये उड़ीसा के लैंड ओइंग मिलिशिया थे, मतलब एक जाते ही इसी मार्शल सर्विसेज में इसलिए थे क्योंकि इनको रेंट फ्री लैंड मिलता था। राइट, कुछ टाइटल वगैरह मिलते थे और बिल्कुल वॉरियर की तरह ये लोग जीते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने 1803 तक उड़ीसा के ज़्यादातर भागों को कब्जा कर लिया और वहाँ के जो राजा थे, राजा खुर्दा, उन्होंने अपनी प्रेमेसी वहाँ पे छोड़ दी। तो उनके बाद इनका जो एक जो इनका पावर था, रुतबा था, वो धीरे धीरे घटता चला गया और उसको बचाने के लिए इन्होंने फिर विद्रोह करना शुरू किया। बख्शी, जगत बंधु, विद्यार मोहपात्रा, भरमभार राय, देखिए कितना बड़ा नाम है। ये क्या थे? ये हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल थे इसके, किंग खोरदा मुकुंद देव सेकंड के। इन्होंने पैका के इस रिबेलियन को लीड किया। हालांकि कंपनी को इससे ज़्यादा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची, उन्होंने इसको मैनेज किया और फिर पूरे रिबेलियन को ही 1817 तक आते आते ध्वस्त कर दिया। Many of the Paka leaders were hanged or deported. Jagat Bandhu surrendered in 1885। क्लियर? तो पैका रिबेलियन कहाँ से है, कौन सा ईयर है, टाइमलाइन वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी पे, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, 1921 से लेकर 2021 तक का सफर।
आप जानते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में दो तरीके की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में बहुत सारी कमेटीज बनती है। एक होती है फाइनेंशियल कमेटी, इसमें 3 कमेटियां आती हैं। एक होती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज, पीयूसी भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो हम बात करेंगे आज सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी की। अब पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं ये अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेती हैं? तो आर्टिकल 105 में इनको अथॉरिटी दी गई है और आर्टिकल 118। पीएसी की अगर हम बात करें तो 1921 में पहली बार ये आया था। और ये किससे इंस्पायर्ड होकर आया था? तो मोंटफोर्ट रिफॉर्म था ना 1919 वाला, वहां से ये इंस्पायर्ड होकर आया। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसके जो भी चेयरमैन होंगे उन्हें कौन अपॉइंट करेंगे? स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। इट प्रेजेंटली कंप्राइजेस 22 मेंबर्स। इसमें 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, विद अ टर्म ऑफ 1 ईयर ओनली। इनमें जो टर्म होता है कितने साल का होता है? 1 साल का ही होता है। It is to be noted that the committee, not being an executive body but can only make decisions that are advisory in nature, यानी ये जो भी फैसले लेंगी वो एडवाइजरी होगा, बाइंडिंग नहीं होगा कि मानना ही होगा, एडवाइजरी होगा, सलाह के तौर पे देंगे। क्लियर? बाकी सारी जानकारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में है आप वहां से इसको देख सकते हैं। दैट इज पब्लिक अकाउंट कमिटीज को बढ़िया से करके जाइएगा, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार सवाल कमिटी से आएंगे ही आएंगे। चलिए, अब वीक 6 के एमसीक्यूज की तरफ हम लोग चल रहे थे। ये कल हमने एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किया था, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैव इंजन्स दैट कैन रन ऑन फ्लेक्सिबल फ्यूल इवन 100% इथेनॉल। दिस इज कंप्लीटली राइट। फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन रन सोनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली राइट। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन था, रिसेंटली सीन इन द न्यूज सिडनी डायलॉग किससे रिलेटेड है? सिडनी डायलॉग रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी से। क्लियर? जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी ने क्रिप्टो करेंसीज वगैरह की बात। नेक्स्ट इज अपतानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। इट कम्स फ्रॉम द अपतानी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये सब ध्यान रखिएगा, अपतानी ट्राइब कहाँ से है? दीज आर फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, सो दिस इज करेक्ट। द ट्रेडिशनल हैंडलूम ऑफ द अपतानी ट्राइब इज कॉल्ड चिनचिन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्वो वायरस, तो पर्वो वायरस जो है हाल फिलहाल न्यूज में था। ये वायरस किसके लिए ज्यादा अफेक्टिंग होता है? सो बेसिकली दिस इज फॉर डॉग्स। स्टेट हेल्थ इंडेक्स से रिलेटेड दो सवाल थे, दो स्टेटमेंट थे। द इंडेक्स इज रिलीड बाय नीति आयोग विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। दिस इज कंप्लीटली राइट। द इंडिकेटर्स आर ग्रुप्ड अंडर द डोमेन्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन एंड इनपुट्स और प्रोसेसेस। दिस इज ऑल्सो द कंप्लीटली राइट। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। आज के सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। पहला सवाल है, द मिंक्स सेकेंड पीस प्रोसेस 2015 इज एसोसिएटेड विद द डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द कंट्रीज। तो किन देशों के बीच में ये डिस्प्यूट एसोसिएटेड है? द मिन्स्क सेकेंड पीस प्रोसेस। अगला सवाल जो है वो 3 स्टेटमेंट है, आपको पहचानना है कि यहाँ ये तीनों स्टेटमेंट किस टेम्पल से रिलेटेड है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट वन इज, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है, गोल्ड कॉलर जॉब का नेचर क्या होता है, रेड कॉलर जॉब का नेचर क्या होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच है। क्या ब्लू कॉलर जॉब यही होता है, गोल्ड कॉलर जॉब यही होता है, रेड कॉलर जॉब यही होता है? अगर हाँ तो फिर तीनों ही आंसर सही होंगे। तो बताइएगा मुझे कि कौन सा आंसर इसमें से सही, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। 11th इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। 4 स्टेटमेंट है आपके लिए यहाँ पर। एंड द फाइनली इज वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पीआईबी के सेशन में। इसको हाल फिलहाल किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? यू गाइस राइट। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है। लेवल 1 सीए बूस्टर प्रीमियम, लेवल 2 पावर ऑफ 10 एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है। आइए एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी कराइए। साथ ही साथ यूपीएससी प्रिपरेशंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपके लिए। लाइव आईएएस कोर्सेज भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, चेक कीजिए, डू चेक आउट द लिंक्स। सिविल तपस्या का पोर्टल है जिसमें है स्टडी मटेरियल्स, करंट अफेयर्स, द हिंदू के एनालिसिस, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स और एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद और साल का आखिरी दिन भी आपको मुबारक।